नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम एक नए अध्याय के साथ आपके सामने प्रकट हुए हैं। इस अध्याय का नाम है प्रकाश। प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन। भाग ए। हमने नोट्स के अंदर भौतिक विज्ञान के अध्याय के बारे में बात की है। सत्र 2022 में 3 अध्याय हमारे कोर्स में रखे गए हैं। पहला प्रकाश, दूसरा विद्युत और तीसरा विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। अब आज हम प्रकाश के परावर्तन एवं अपवर्तन नामक अध्याय के बारे में अध्ययन करेंगे। हम यहाँ पर पहले से मैं बता चुका हूँ आपको कि शॉर्ट टाइप और वेरी शॉर्ट टाइप जैसे सवालों पर डिस्कस करने वाले हैं। इन नोट्स में हम जो है वो बहुत बड़े-बड़े प्रश्न, निबंधात्मक प्रश्नों पर चर्चा नहीं करेंगे। केवल वह प्रश्न मैं आपके सामने शेयर करूँगा जो शॉर्ट टाइप और वेरी शॉर्ट टाइप है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न बच्चों आपके सामने है, विवर्तन किसे कहते हैं? पहला प्रश्न क्या है? विवर्तन किसे कहते हैं? तो साथियों, विवर्तन प्रकाश का एक गुण होता है। किसका गुण होता है? प्रकाश का। प्रकाश के सामने जब एक छोटी अपारदर्शी वस्तु आ जाती है, कैसी वस्तु आ जाती है? छोटी और अपारदर्शी। बताओ प्रकाश कैसी रेखा में गमन करता है? सरल रेखा में गमन करता है। लेकिन अब प्रकाश के सामने कैसी वस्तु आ गई? छोटी और अपारदर्शी वस्तु आ गई। तो ऐसी स्थिति में प्रकाश अब सरल रेखा में चलने की जगह उस वस्तु के किनारों से मुड़ जाता है। प्रकाश सीधा चल रहा था लेकिन सामने वस्तु आ गई। वस्तु आने के कारण किनारों से प्रकाश मुड़ गया। तो प्रकाश के मुड़ने का जो ये गुण है बच्चों, उसे विवर्तन कहते हैं। तो पहला प्रश्न का उत्तर आपको समझ में आ गया। विवर्तन किसका गुण है? प्रकाश का गुण है। बच्चों, दूसरा सवाल है, परावर्तन किसे कहते हैं? यह भी प्रकाश का ही गुण है। बच्चों, प्रकाश के बहुत सारे गुण होते हैं। विवर्तन, परावर्तन, अपवर्तन, वर्ण विक्षेपण, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ऐसे बहुत सारे गुणों के ऊपर चर्चा होती है। अब हम बात करेंगे परावर्तन के बारे में। तो देखो, प्रकाश की किरण फिर वापस सामने क्या आ गई? अपारदर्शी वस्तु आ गई। ठीक है। और इस अपारदर्शी वस्तु से वापस प्रकाश टकराया और टकराने पर उसी माध्यम में लौट गया जिस माध्यम से आया था। जैसे ये प्रकाश की किरण है और ये पारदर्शी वस्तु, अपारदर्शी वस्तु है। तो प्रकाश इस बार यहाँ से टकराया और टकराने के बाद में वापस उसी दिशा में, उसी माध्यम में लौट गया जिस माध्यम से आया था। तो प्रकाश का यह गुण क्या कहलाएगा? परावर्तन कहलाएगा। तो पहले में किनारों से मुड़ा था, अब की बार टकराया है। तो दोनों गुणों में अंतर आया कि नहीं आया? तो पहली बार में टकरा करके आगे बढ़ा था, लेकिन परावर्तन में आगे नहीं बढ़ता, वापस पीछे आ जाता है। तो ये दूसरा पॉइंट हो गया, परावर्तन किसे कहते हैं। अब तीसरा सवाल है, परावर्तन के नियम लिखिए। तो परावर्तन के 2 नियम बच्चों आपको याद रखने हैं। पहला नियम आपको ये याद रखना है कि जो परा एक प्रकाश की किरण टकरा रही है, किस पर टकरा रही है? एक सतह पर टकरा रही है। ये सतह अपारदर्शी है। तो ये जो टकराने वाली किरण है, इसको अपन आपतित किरण कहते हैं। कैसे किरण कहते हैं? आपतित किरण कहते हैं। और टकराने के बाद वापस उसी माध्यम में लौट जाती है, तो इस किरण को क्या कहते हैं? परावर्तित किरण कहते हैं। अगर हम इसके बीच से काल्पनिक रेखा की कल्पना करें तो हम उसको अभिलंब कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिलंब कहते हैं। तो बच्चों, एक प्रकाश की किरण टकराई फिर लौटी, तो इस दौरान 2 प्रकार की घटनाएं हमें दिखाई दी, एक आपतित किरण और एक परावर्तित किरण, और बीच में काल्पनिक किरण दिखाई दी जिसको हमने क्या कहा? अभिलंब कहा है। तो इस प्रकार अब आपको ये याद रखना है कि ये तीनों एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब, तीनों एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं। ये देखिए, आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब, तीनों सदैव एक ही बिंदु पर होते हैं। और दूसरा देखिए, आपतन कोण और परावर्तन कोण। आपतित किरण के साथ बनने वाला कोण आपतन कोण होगा और परावर्तित किरण के साथ बनने वाला कोण क्या होगा? परावर्तन कोण होगा। तो आपतन कोण का मान और परावर्तन कोण का मान हमेशा बराबर होता है। ये हमें परावर्तन के दूसरे नियम से समझना है। तो परावर्तन के 2 नियम बच्चों आपको याद रखने हैं। उसके बाद अब हम बात करेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न चौथा जो है वह
गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषाओं का है। गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषाओं के बारे में अध्ययन करेंगे, तो जिसमें हम सबसे पहली परिभाषा किसकी पढ़ रहे हैं? ध्रुव की पढ़ रहे हैं। किसकी पढ़ रहे हैं? ध्रुव की। तो देखिए ध्रुव की परिभाषा क्या है? गोलीय दर्पण के जो परावर्तन पृष्ठ का जो केंद्र होता है उसे दर्पण का ध्रुव कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये एक दर्पण है, ये दर्पण, तो ये मान लीजिए गोलीय दर्पण का है, तो गोलीय दर्पण का ये परावर्तन पृष्ठ हो गया। मान लो कि यहाँ पर पॉलिश की हुई है, तो ये हो गया परावर्तन पृष्ठ। अब इस परावर्तन पृष्ठ का जो केंद्र होता है उसे ही किस नाम से जाना जाता है? उसे ही ध्रुव के नाम से जाना जाता है। तो ये गोलीय दर्पण, ये उसका परावर्तन पृष्ठ और ये उसका केंद्र, तो उसे हम किस नाम से जानेंगे? ध्रुव के नाम से। उसके बाद दूसरा है वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र को C से रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पर। तो गोलीय दर्पण का जो परावर्तक पृष्ठ होता है वो जिस गोले का भाग होता है उस गोले का केंद्र वक्रता केंद्र कहलाता है। क्या मतलब आपको समझ में आया? मतलब ये कि जैसे कि ये दर्पण है, ये क्या है? दर्पण है। तो ये दर्पण जो बना है वो एक कांच के गोले से बना होगा। इस कांच के गोले को ऐसे काटा गया होगा, उसके बाद इस दर्पण में से इस भाग को अलग किया गया होगा। अब बाद में ये कहा गया कि ये जिस गोले से बना है, ये जो दर्पण है ये इस गोले से बना है। उस गोले का जो केंद्र होगा उसे ही हम वक्रता केंद्र के नाम से संबोधित करते हैं। और फिर तीसरा पॉइंट क्या है? वक्रता त्रिज्या। तो जो गोलीय दर्पण है, गोलीय दर्पण है, ये गोलीय दर्पण में जो ये केंद्र है वक्रता केंद्र, यहाँ से लेकर के इसके परिधि तक की जो दूरी होती है वो हम वक्रता त्रिज्या के नाम से जानते हैं। तो गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस गोले का भाग है उस गोले की त्रिज्या वक्रता त्रिज्या कहलाती है। उसके बाद चौथा पॉइंट है मुख्य अक्ष। तो बच्चों ये जो ध्रुव दिख रहा है, इस ध्रुव से सीधी निकलने वाली जो काल्पनिक रेखा होती है इसे मुख्य अक्ष के नाम से जाना जाता है। इसको हम O से प्रदर्शित करते हैं। वक्रता त्रिज्या को R से, वक्रता केंद्र को C से और मुख्य अक्ष को O से प्रदर्शित करते हैं। इसलिए ये O हो गया, ठीक है, ये R हो गया, ठीक है, और ये हो गया C, ठीक है, ऐसे याद रखना है। उसके बाद में मुख्य फोकस की बात करते हैं जिसे हम फोकस बिंदु भी कहते हैं। क्या कहते हैं? फोकस बिंदु। तो फोकस बिंदु के बारे में अगर आपको पूछे कि फोकस बिंदु किसको कहते हैं, तो याद रखना दर्पण की जो ये परिभाषाएं हमने पढ़ी है इसमें एक ऐसा बिंदु भी होता है, एक ऐसा बिंदु भी होता है जिससे प्रकाश की किरण जब गुजरती है, प्रकाश की किरण गुजरती है तो गुजरने के बाद वह सीधी हो जाती है। जैसे कि मान लो ये एक बिंदु है, इस बिंदु से जब प्रकाश की किरण गुजरती है तो गुजरने के बाद में वह एकदम सीधी हो जाती है, ठीक है, या अगर सीधी गिर रही है उस बिंदु पे तो वो बाद में वक्र हो जाती है। तो कहने का मतलब ये है कि परावर्तित किरणें जिस बिंदु से आती प्रतीत होती है अथवा आती है उसे मुख्य फोकस कहते हैं। अधिक समझ में तब आएगा जब हम इसके चित्र के बनाने की प्रक्रिया को समझेंगे, तब आपको ये शब्दावलियाँ व्यवहारिक रूप में पूर्ण रूप से समझ में आएगी। अभी हम एक एक लाइन के प्रश्नों के ऊपर ज़्यादा चर्चा कर रहे हैं, इसलिए बच्चे आपको यहाँ एक एक लाइन की परिभाषाओं को याद रखना है। अब फोकस दूरी किसे कहते हैं? तो बच्चों अभी हमने बात की मुख्य फोकस बिंदु की। जैसे मान लो कि ये वक्रता केंद्र है, ठीक है, तो वक्रता केंद्र की बात की थी, तो यहाँ पर क्या कहा गया है देखिए, मुख्य फोकस तथा ध्रुव के बीच की दूरी क्या कहलाती है? मुख्य फोकस तथा ध्रुव के बीच की दूरी क्या कहलाती है? फोकस दूरी कहलाती है। तो इस प्रकार के प्रश्न बोर्ड की परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं जिसमें शब्दावलियों के बारे में परिभाषा पूछी गई है, इसलिए आपको ये सारी परिभाषाएं याद होनी चाहिए। और इन परिभाषाओं को याद करने के बाद आप जब चित्र बनाएंगे तो वहाँ पर आपको ये परिभाषाएं, ये शब्दावलियाँ नई नहीं लगेगी, इसलिए यहाँ पर ये सारी बातें याद रखनी है। पांचवा सवाल बहुत अच्छा है, बोर्ड में पूछा जा चुका है। द्वारक किसे कहते हैं? क्या सवाल है? द्वारक किसे कहते हैं? द्वारक की परिभाषा पढ़िए। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ, गोलीय दर्पण के ये परावर्तक पृष्ठ है जैसे ये वाला, ठीक है, तो परावर्तक पृष्ठ की जो वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास होता है उसे क्या कहते हैं?
द्वारक कहला, यानी शॉर्ट शब्दों में बताऊं तो गोलीय दर्पण की जो मोटाई है, कोई गोलीय दर्पण बहुत मोटा होगा, कोई गोलीय दर्पण पतला होगा, तो जैसा मोटा होगा जैसा पतला होगा वैसे उसका व्यास होगा, तो उसका जो व्यास होता है वही उसकी द्वारक क्षमता कहलाती है। तो ये बहुत अच्छा सवाल है, इसको याद करके जरूर जाना। छठा सवाल भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एक एक लाइन के सवालों में ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी में क्या संबंध है? वक्रता त्रिज्या यानी r और फोकस दूरी यानी कि f, इनमें क्या संबंध है? तो इसका सूत्र मैंने यहाँ लिखा है, देखो r बराबर 2f, यानी कि जो वक्रता त्रिज्या होती है वो फोकस दूरी की दुगनी होती है, यानी कि ये जैसे ये वक्रता त्रिज्या है, इसका आधो आध जो है वो फोकस दूरी होता है, ठीक है। यानी कि मान लीजिए कि वक्रता त्रिज्या 32 है, वक्रता त्रिज्या कितनी है? 32 है, तो बताओ फोकस दूरी कितनी होगी? तो 32 बराबर 2f, तो f बराबर कितना हो गया? 32/2 यानी कि 16, तो फोकस दूरी 16 हो गई और वक्रता त्रिज्या 32 हो गई। तो बड़ा कौन होता है? वक्रता त्रिज्या बड़ी होती है, फोकस दूरी छोटी होती है, ये याद रखनी है बात। अगला सवाल भी बोर्ड की परीक्षा में बहुत पूछा जा चुका है, एक एक लाइन के नंबर के रूप में। अवतल दर्पण के उपयोग लिखिए। किसके उपयोग लिखने हैं? अवतल दर्पण के उपयोग लिखिए। तो पहला उपयोग देखिए, टॉर्च, सर्च लाइट, यानी कि जो CID वाले लेकर के घूमते हैं जंगलों में, वाहन के आगे की जो हेडलाइट होती है अग्रदीप, उसमें अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। शेविंग दर्पण, ठीक है, दांत के जो डॉक्टर हैं और जो सौर भट्टियां होती है इन सभी में अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। इसलिए बच्चों ये सवाल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इसे जरूर याद करके जाइएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न पढ़ते हैं, 8वां प्रश्न। 8वां प्रश्न भी घुमा फिरा करके 7वें प्रश्न से ही निकाला है मैंने। सौर भट्टियों में सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो बच्चों आपको यहाँ पर बस इतनी सी बात याद रखनी है कि सौर भट्टियों में कौन सा दर्पण प्रयोग में लिया जाता है? अवतल दर्पण प्रयोग में लिया जाता है। और दूसरी बात आपको ऐसा भी याद रख लेना है कि अवतल दर्पण प्रकाश की किरणों को एक जगह केंद्रित करता है, मिलाता है एक जगह सारी किरणों को, इसीलिए इसको अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। अभिसारी दर्पण जो है वो प्रकाश की किरणों को क्या कर देता है? मिला देता है। अब 9वें प्रश्न की चर्चा करते हैं, उत्तल दर्पण का उपयोग लिखिए। 9वें प्रश्न का भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो वाहन जो होते हैं, मोटरसाइकिल जो होती है, कार जो होती है, उसमें आपने साइड वाला जो कांच देखा होगा जिससे हम पीछे की चीजें देखते हैं, तो वो पीछे की चीजें देखने में कौन सा दर्पण काम में लिया जाता है? उत्तल दर्पण काम में लिया जाता है। तो पश्च दृश्य दर्पण के रूप में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अब अगला प्रश्न देखिए, वाहनों के पश्च दृश्य दर्पण के रूप में उत्तल दर्पण का प्रयोग क्यों किया जाता है? ये भी मन में सवाल आया। तो ये दोनों सवाल बोर्ड में आए हुए हैं और वापिस आने की पूरी चांसेस है। तो याद रखना, पश्च दृश्य दर्पण के रूप में यानी पीछे देखने के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि उत्तल दर्पण का जो दृष्टि क्षेत्र होता है वो बहुत ज्यादा होता है। इसलिए हम मोटरसाइकिल के पास वाला जो कांच है उसमें बहुत दूर तक पीछे की चीजों को देख सकते हैं। अवतल दर्पण होता तो ऐसा संभव नहीं होता। तो क्या आपको ये बात समझ में आई कि नहीं आई? तो इसलिए आपको ये याद रखना है कि समतल दर्पण की तुलना में ड्राइवर पीछे के बहुत बड़े क्षेत्र को देखने में समर्थ होते हैं, अर्थात उत्तल दर्पण का दृश्य क्षेत्र ज्यादा होता है। ये आपको याद रखनी है बात। अगला सवाल, तो ये भी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, दर्पण सूत्र लिखिए। तो दर्पण सूत्र बराबर क्या हो गया? 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। ये आपको याद रखना है थोड़ी सी बात। तो इस सूत्र में f का मतलब क्या है? फोकस दूरी। v का मतलब क्या है? प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी। u का मतलब क्या है? बिंब की दर्पण से दूरी। u बिंब का मतलब क्या होता है बच्चों? वस्तु होता है, ठीक है। तो अभी इसके बारे में जब हम चित्र बनाना सीखेंगे तब ये बहुत अच्छे से में आ जाएगा। उसके बाद 12वां प्रश्न,
अपवर्तन किसे कहते हैं? 12वां प्रश्न क्या है? अपवर्तन। अभी हम बच्चों सारे एक-एक लाइन के सवालों के बारे में चर्चा कर रहे हैं। रिवीजन कोर्स के रूप में जब हम इन सवालों को याद कर लेंगे तो इससे हमारे इस बार तो एक-एक लाइन के सवालों का वेटेज भी बहुत ज़्यादा दिया गया है। इसलिए बच्चों ऐसे सवालों को याद करने से हमें कम से कम 80 में से 50 अंक तक के क्षेत्र आराम से कवर किए जा सकते हैं। उसके बाद में अपवर्तन किसे कहते हैं? तो जब प्रकाश की किरण किसी पारदर्शी माध्यम से गुजरती है। देखो बच्चों, परावर्तन के समय जो माध्यम था वो अपारदर्शी था, लेकिन अब अपवर्तन में याद रखना माध्यम कैसा है? पारदर्शी है। तो पारदर्शी माध्यम से जब प्रकाश की किरण गुजरती है तो वो अपने मार्ग से क्या हो जाती है? विचलित हो जाती है। प्रकाश की जो किरण है वो अपने मार्ग से क्या हो जाती है? विचलित हो जाती है। और प्रकाश का यह गुण क्या कहलाता है? अपवर्तन कहलाता है। जैसे मान लीजिए ये कांच का टुकड़ा है। कांच का टुकड़ा कैसा माध्यम है? पारदर्शी माध्यम है। अब प्रकाश की किरण जब इसके अंदर गुजरी, अब बाहर तो एकदम क्या थी? सीधी थी, लेकिन जैसे ही अंदर गुजरी तो अंदर गुजरते समय ये मार्ग से क्या हो जाएगी? विचलित हो जाएगी ऐसे, ठीक है। और बाहर निकलेगी तब वापस विचलित हो जाएगी। तो बाहर से अंदर और अंदर से बाहर जब किरण निकलती है तो वो अपने मार्ग से फैल जाती है या सिकुड़ जाती है, यानी कुल मिलाकर के उसके मार्ग में विचलन आ जाता है, उसे ही अपवर्तन कहते हैं। तो याद रखना ये किन कारण से होता है? सघन माध्यम और विरल माध्यम के द्वारा। अब सघन माध्यम और विरल माध्यम क्या होते हैं, इसके बारे में हम तब ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे जब हम निबंधात्मक प्रश्नों की चर्चा करेंगे। उसके बाद में अपवर्तन के नियम क्या होते हैं? अपवर्तन के भी अब दो नियम आपको याद रखने हैं, जैसे परावर्तन में याद रखे थे। आपतित किरण, अपवर्तित किरण, अभिलंब तीनों सदैव एक बिंदु पर होते हैं। वहां भी यही पढ़ा था, लेकिन एक लाइन का अंतर था। आपतित किरण और यहाँ अपवर्तित किरण है, और परावर्तन के नियम में हमने लिखा था परावर्तित किरण। आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब तीनों सदैव एक बिंदु पर होते हैं। दूसरा, आपतन कोण और अपवर्तन कोण। देखो वहां पर आपतन और परावर्तन कोण का मान बराबर था, लेकिन यहाँ आपतन और अपवर्तन कोण का मान बराबर नहीं होता है, बल्कि इनकी जो ज्या होती है यानी साइन थीटा की जो वैल्यू होती है उनका एक अनुपात निकाला जाता है। वह अनुपात निश्चित होता है, वह अनुपात निश्चित होता है। तो याद रखिएगा उस अनुपात को यहाँ म्यू के नाम से पुकारा जाता है। किसके नाम से पुकारा जाता है? म्यू के नाम से। अब ये जो म्यू है, म्यू बराबर साइन आई बटा साइन आर। सूत्र क्या हो गया? म्यू बराबर साइन आई बटा साइन आर। अब म्यू का मतलब है अपवर्तनांक, ठीक है, और साइन का मतलब ज्या, और आई और आर का मतलब क्या है? आई का मतलब है आपतन कोण और आर का मतलब हो गया अपवर्तन कोण, ठीक है। तो आपतन कोण की ज्या, अपवर्तन कोण की ज्या, इनका जो अनुपात है वो अपवर्तनांक के बराबर होता है। तो साथियों 13वां प्रश्न जो है इसमें जो ये दूसरा नियम है इसको हम स्नेल का नियम भी कहते हैं। किसका नियम कहते हैं? स्नेल का नियम। तो 13वां प्रश्न भी आपको याद रखना है। उसके बाद में जैसे हमने दर्पण सूत्र पढ़ा था 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, ऐसे यहाँ पर लेंस सूत्र पढ़ेंगे 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। अब ये जो दर्पण सूत्र है, ये जो लेंस सूत्र है, इनके आंकिक प्रश्नों की भी हम चर्चा निबंधात्मक दृष्टिकोण से करेंगे। तो अभी हम जो है वो किस प्रकार के प्रश्नों की चर्चा कर रहे हैं? शॉर्ट टाइप एंड वेरी शॉर्ट टाइप प्रश्नों की। उसके बाद में अब हम 15वां सवाल पढ़ते हैं, अपवर्तनांक किसे कहते हैं? अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि अपवर्तनांक को म्यू, ये जो निशान है म्यू, ठीक है, इस म्यू से पुकारा जाता है। और इस म्यू का सूत्र क्या हो गया? c बटा v। म्यू यानी अपवर्तनांक का सूत्र क्या हो गया? c बटा v। अब इसमें c का मतलब क्या है? प्रकाश की चाल निर्वात में। निर्वात कहाँ होता है? अंतरिक्ष में। तो अंतरिक्ष में प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा होती है, और याद रखना इसका मान होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। आपको ऐसा पूछ ले कि प्रकाश का सर्वाधिक वेग किस में होता है, तो निर्वात में होता है। कितना होता है? 3 × 10⁸
मीटर प्रति सेकंड होता है। और दूसरा v का मतलब क्या है? v का मतलब है माध्यम में प्रकाश का वेग। माध्यम यहाँ निर्वात नहीं होना चाहिए, पानी हो सकता है, कांच हो सकता है ना। तो याद रखना, तेल हो सकता है, किसी भी माध्यम में प्रकाश का वेग हो सकता है। तो प्रकाश का वेग निर्वात में, प्रकाश का वेग किसी अन्य माध्यम में। अगर हम इन दोनों का अगर अनुपात निकाल दें तो अनुपात किसके बराबर आता है? अपवर्तनांक के बराबर आता है। तो अगर आपको अपवर्तनांक की परिभाषा पूछे तो क्या बोलोगे? अलग अलग माध्यम में प्रकाश की चालों का अनुपात अपवर्तनांक कहलाता है, जिसे म्यू से प्रदर्शित करते हैं। तो बच्चों ये याद रखना, अपवर्तनांक की परिभाषा है। 16वां सवाल भी आपका क्लियर हो गया होगा। निर्वात में प्रकाश की चाल का मान कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। यानी बच्चों 1 सेकेंड में प्रकाश आकाश में, अंतरिक्ष में 3 लाख किलोमीटर की यात्रा कर सकता है। तो ये 16वें प्रश्न का उत्तर भी आपको याद हो जाना चाहिए। अब 17वां प्रश्न रटने लायक है। आपको इन सारे मान को याद करना है कि वायु का अपवर्तनांक कितना होता है? 1.003। ठीक है। ऐसे ही जल का अपवर्तनांक 1.33। हीरा का अपवर्तनांक पूछा जा सकता है 2.42। बेंजीन का अपवर्तनांक 1.50। टार्पिन का 1.47। तो ये सारे अपवर्तनांक महत्वपूर्ण है। बाकी भी आपकी बुक में बहुत सारी लिस्ट दी गई है, लेकिन मुझे ये सबसे महत्वपूर्ण लगे, इसलिए आपको याद रखने चाहिए। 18वां प्रश्न है, अभिसारी तथा अपसारी लेंस किसे कहते हैं? अभिसारी लेंस का मतलब होता है उत्तल लेंस। अभिसारी लेंस का मतलब उत्तल लेंस। और अपसारी लेंस का मतलब अवतल लेंस। अपसारी लेंस का मतलब अवतल लेंस। अब उत्तल लेंस तथा अपवर्तन लेंस जो होते हैं उनके बारे में हम थोड़ी सी बात करते हैं। उत्तल लेंस और अवतल लेंस की बात करें तो उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं और अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। अब बच्चों अभिसारी और अपसारी लेंस किसको कहते हैं? अभी हमने थोड़ी देर पहले ही बात की थी। अभिसारी का मतलब क्या होता है? अगर ऐसा लेंस, जैसे मैंने ये लेंस बनाया, ठीक है, और एक ये लेंस बनाया, ठीक है, तो ये है उत्तल लेंस। ये कैसा लेंस है? उत्तल लेंस। और ये कैसा लेंस है? अवतल लेंस। उत्तल लेंस क्या करता है? प्रकाश की जितनी भी किरणें होती है उन सभी किरणों को बच्चों एक जगह मिलाने का काम करता है, इसीलिए इसको अभिसारी लेंस कहते हैं। कैसा लेंस कहते हैं? अभिसारी लेंस। लेकिन जो ये अवतल लेंस होता है ये प्रकाश की किरणों को मिलाने का काम नहीं करता है, बल्कि फैलाने का काम करता है। इसलिए अवतल लेंस को अपसारी लेंस के नाम से जाना जाता है। तो वे लेंस जो प्रकाश की किरणों को यानी आपतित किरणों को फैला देते हैं अपवर्तन के बाद, तो उसे अपसारी लेंस कहते हैं। और वे लेंस जो प्रकाश की किरणों को अपवर्तन के बाद मिला देते हैं उन्हें अभिसारी लेंस कहते हैं। तो ये हमने इसकी परिभाषा लिखी है। वह लेंस जो प्रकाश की किरणों को अपवर्तन के बाद एक बिंदु पर केंद्रित करता है, मिलाता है, उसे उत्तल लेंस या अभिसारी लेंस कहते हैं। अपसारी लेंस वह लेंस जो प्रकाश की किरणों को अपवर्तन के बाद फैला देता है, उसे अवतल लेंस या अपसारी लेंस कहते हैं। तो अपसारी और अभिसारी लेंस में अंतर होता है प्रकाश की किरणों को फैलाने का गुण या प्रकाश की किरणों को मिलाने का गुण। तो बच्चों कुल इस नोट्स में 30 प्रश्न हैं, उसमें से हमने अभी तक 18 प्रश्न कर लिए हैं। अब अगला जो वीडियो होगा उसमें हम 19 से लगा करके 30 तक के प्रश्नों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो तब तक के लिए आप इन वीडियोस को बार बार देखते रहिए, मनन करते रहिए। छोटे छोटे प्रश्न हैं, आप इन वीडियो को बार बार सुनेंगे तो आपको सारे प्रश्न आराम से याद हो जाएंगे। एक नंबर भी आपका नहीं कटने वाला है। बहुत अच्छे नंबर अपनी मेहनत से आप प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, अगले वीडियो में मिलते हैं बच्चों 19 से लेकर 30 तक के प्रकाश के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ में। ठीक है, ओके।